चलिए आज के क्लास में देखिए आप लोग पहला टॉपिक दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ध्यान से सुनते जाइए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टेटमेंट सुनना। अगर कोई पर्टिकुलर कंपाउंड एक मोल बन रहा है, कितना बनना चाहिए? एक मोल। अगर कोई पर्टिकुलर कंपाउंड एक मोल बन रहा है फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, जैसे मीथेन आप बनाना चाहते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन से बनाइए, ऐसा नहीं कि कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन उठा लीजिए। आप अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाहते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन लीजिए, ऐसा नहीं कि कार्बन मोनोऑक्साइड से बना दिए या फिर कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन से CO2 बना दिए। जब कोई कंपाउंड का एक मोल बनता है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, तो उस पूरे प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो क्या दो लाइन है जो आपको एकदम याद रखना चाहिए कि कंपाउंड का एक मोल बनेगा और कैसे बनेगा? अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे एक एक रिएक्शन पे ध्यान दो, कार्बन है सॉलिड, ऑक्सीजन के साथ मिला और बन गया CO2। अब इस बैलेंस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा उसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे CO2 का। करेक्ट? देखते चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, CO प्लस हाफ O2 एरो CO2। इस बैलेंस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। क्या हम लोग उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी कह सकते हैं? क्या हम लोग उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 भी कह सकते हैं? बोलो भाई है ना? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? अरे यार CO उसका स्टैंडर्ड नहीं है, वो ऑलरेडी पहले बना हुआ चीज है। समझ में आ रहा? अगला देखना थर्ड। जब हम लोग कार्बन सॉलिड को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं हमारे पास बनता है सपोज इथाइल अल्कोहल। थोड़ा बैलेंस कर लो, थोड़ा बैलेंस कर लो। कार्बन 2 गो, ऑक्सीजन 1, हाफ लगा दो, हाइड्रोजन 6, 3 लगा दो। अब इस पूरे प्रोसेस में जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, क्या हम लोग उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। एक दो कंडीशन चेक करना, एक मेरे कंपाउंड का एक मोल बनना चाहिए और दूसरा किससे बनना चाहिए? कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। समझ गए? लिखो डेफिनेशन नीचे। दैट एंथैल्पी चेंज during formation of 1 mole of any compound, from its constituent elements, 1 mole of any compound from its constituent elements in their standard state, from its constituent element in their standard state, comma is known as enthalpy of formation, comma is known as enthalpy of formation। ठीक है? एग्जांपल के लिए आप जगह छोड़ दीजिए, आप नोट कर लीजिए कितना जगह छोड़ दीजिए। अगला देखिए, अगला है हमारे पास enthalpy of combustion। enthalpy of combustion किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का एक मोल अगर ऑक्सीजन के एक्सेस अमाउंट में बर्न करता है, जलता है, तो उस पूरे प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं। किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का, जैसे कार्बन का एक मोल, जैसे मीथेन का एक मोल,
जैसे मान लो हमारे पास बेंजीन का एक मोल, ये सबका एक मोल है लिक्विड का, ठीक है, बेंजीन सबका एक एक मोल जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो फॉर्म CO2। यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये जलेगा तो याद रखना कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे इन थर्मोडायनेमिक्स, हम ऑर्गेनिक का बात, ऑर्गेनिक में अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा वही अलग बात, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में वो केवल CO2 और H2O बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इवन बेंजीन है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बैलेंस करना जरूरी है। सुनिएगा ध्यान से, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज जिसमें किसी एलिमेंट का या कंपाउंड का एक मोल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है टू फॉर्म प्रोडक्ट, दैट एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए, क्या ऊपर वाला बैलेंस है? अगले केस में बोलो तो कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 2 लग गया, क्या ऑक्सीजन के लिए 2 लगा? कार्बन के लिए यहाँ 6 लग गया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लग गया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितना हो गया? 15/2, करेक्ट है? 15/2। अब इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहलाएगा कार्बन का। इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहलाएगा मीथेन का। इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहलाएगा इथाइल अल्कोहल का, सॉरी बेंजीन ना, बेंजीन का C6H6, ठीक है, C6H6। अब देखो तुम कहां कंफ्यूज होता है इसमें, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन क्या दोनों सेम है? सही है, रिएक्शन सेम है, लेकिन जब आप इसमें फॉर्मेशन का बात करेंगे तो CO2 बना है, यही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है CO2 का। और इसमें जब आप कंबशन का बात करेंगे तो कार्बन जला है, यही एंथैल्पी ऑफ कंबशन है किसका? कार्बन, ठीक है। अगला लिखो नेक्स्ट डेफिनेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन में लिखना that total enthalpy change when one mole of any substance completely burned in presence of oxygen, in presence of oxygen, comma is known as enthalpy of combustion, is known as enthalpy of combustion, ठीक है। अभी हम तुमसे बोलेंगे, देखना ध्यान से, हम तुमसे बोलेंगे राइट कंबशन रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। आप इथाइल अल्कोहल का कंबशन रिएक्शन लिखिए, या आप जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें इथाइल अल्कोहल के कंबशन से बात है, तो आपको सीधा लिखना चाहिए इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH, कंबशन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट। अब आप हंसिए मत कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्गेनिक है तो CO2 और H2O बनेगा, लेकिन आपको बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ कार्बन के आगे 2 लग गया, बोलो हाइड्रोजन में 3 लग गया, सही है, और ऑक्सीजन में कितना लग गया? 4 और 3 7, एक यहाँ है तो यहाँ 3 लगेगा। नाउ दिस इज कंबशन रिएक्शन फॉर इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस लिखना पड़ेगा, ऐसे केस में जो भी एंथैल्पी चेंज हुआ, इस रिएक्शन का जो भी एंथैल्पी चेंज हुआ उसको आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहेंगे C2H5OH। नोट करो इसको, इतना नोट कर लो फिर आगे।
नेक्स्ट हम लोग के डिस्कशन के लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, देखिए थोड़ा समझिएगा मेरी बात को। अभी तक का या जो भी आगे तुम डिस्कशन करोगे ना, हर एंथैल्पी का कैलकुलेशन 1 मोल पे किया जाता है। 1 मोल सब्सटेंस का जले, 1 मोल सब्सटेंस का बने, कोई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है उसमें मोल्स कोएफिशिएंट में मेंशन है। लेकिन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का जो डिस्कशन है वो ग्राम इक्विवेलेंट्स पे किया जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्या आपको नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में रिलेशन पता है? हम आपको ऐसे ही छोटा सा चीज लिख देते हैं क्योंकि अभी हम उसको तो नहीं पढ़ाने जाएंगे ना। हमेशा ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स is equals to given weight by equivalent weight, एक फॉर्मूला। दूसरा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक्स फैक्टर, नाम सुने होंगे आप लोग, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक्स फैक्टर, या एक्स फैक्टर को कभी कभी चार्ज भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू चार्ज ऑन केटायन और एनायन, केटायन या एनायन के ऊपर का चार्ज, आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपको लेना पड़ता है। जैसे हम एक एग्जांपल रखें, जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए अगर हम आपसे बोलेंगे 98 ग्राम H2SO4, तो आप इसका मोल्स कैसे लिख डालिएगा? क्या आप इसका नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं गिवन वेट बाय मोलर मास? क्या ये 1 मोल आया? लास्ट डे की रात को हमने पढ़े थे, ठीक है, 1 मोल आया। H2SO4 में केटायन है H+ और एनायन है सल्फेट, तो क्या यहाँ चार्ज के तौर पे 2 है? तो अगर हम आपसे बोलेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बताओ, तो जो भी तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स आए उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पे ही एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का पढ़ाई होता है, नंबर ऑफ मोल्स पे नहीं होता। सर क्या नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा अलग होता है? जरूरी नहीं। ऐसा स्पेसिस जिसका चार्ज 1 हो, जैसे NaCl, जैसे NaOH, HCl, इन सब पे चार्ज 1 है, केटायन का 1 है, एनायन का भी 1, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होता है। बात समझ गए? लेकिन जैसे H2SO4 है तो इस पे चार्ज 2 है, यहाँ अलग होगा। अगर हम लोग एल्यूमिनियम क्लोराइड ले ले AlCl3, तो वहां पे चार्ज 3 है, तो वहां पे होगा क्या? नंबर ऑफ मोल्स इनटू 3। तो ऐसी चीजें सोचनी। अब आइए काम पे अपना एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर हम लोग एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ मिलाते हैं तो ऑब्वियसली सॉल्ट और वाटर बनता है। इस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ मिलेगा, तो जो भी एंथैल्पी चेंज होता है उसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या लाइन समझ में आया? अगर मान लीजिए आपके पास, देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास है H2SO4 और इसको हम रिएक्ट करा दिए हैं NaOH के साथ, एरो के बाद बनेगा Na2SO4 और साथ में पानी। इन रिएक्शंस का बैलेंस होना यहाँ कोई जरूरी नहीं है, हम आपको बोल रहे हैं यहाँ बैलेंस करना जरूरी नहीं है। पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का, जैसे अभी तो हम लोग धीरे धीरे मोल कॉन्सेप्ट फिर से टच करना स्टार्ट किए हैं, अगर आप इसमें आपको समय दीजिएगा, बहुत इन डेप्थ नॉलेज दीजिएगा ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका ग्राम इक्विवेलेंट होता है। उसके लिए रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी नहीं, ठीक है। बैलेंस नहीं होगा भाई, 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर H2SO4 का
होगा और उस केस में 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमारे Na2SO4 का बनेगा, ठीक है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड व्हेन रिएक्ट विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, देन total enthalpy change is called, then total enthalpy change is called enthalpy of neutralization। कितना लेना है, मोल लेना है कि ग्राम इक्विवेलेंट लेना है? ग्राम इक्विवेलेंट लेना है। अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 का लीजिएगा वो खुद ब खुद केवल 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के साथ मिलेगा। देख भाई मोल में ये जरूरी नहीं है, पता मोल में क्या होगा, चल बैलेंस कर ले, बैलेंस कर लेते तो ज्यादा समझ नहीं आएगा। यहाँ 2 लगेगा, अब देखो बैलेंस हुआ, बैलेंस हो गया। अब देखो, अब बैलेंस हो गया। देखो मोल का कार्य, 1 मोल H2SO4 के साथ 2 मोल NaOH मिलेगा, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट में 100 नहीं 1000% नेसेसरी है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ 1 ग्राम ही मिलेगा, 5 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ 5 ग्राम इक्विवेलेंट ही मिलेगा, 20 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ 20 ग्राम इक्विवेलेंट ही मिलेगा। मोल में जरूरी नहीं है, मोल तो बैलेंसिंग पे डिपेंड करता है, समझ गया? कैसे अभी दिख रहा है कि 1 मोल के साथ 2 मोल मिलेगा। ग्राम इक्विवेलेंट में ऐसा नहीं है, अगर इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट लोगे तो इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा, अगर इसका 6 ग्राम इक्विवेलेंट लोगे इसका भी 6 ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा, और उतना ही बनेगा। इसलिए ज्यादा सेफेस्ट मेथड हम लोग सोचते हैं न्यूमेरिकल बनाने में, बैलेंसिंग में झमेला नहीं, ठीक है। मान लीजिए हड़बड़ी में 2 4 6 में लिखने में गड़बड़ हो जाए तो गड़बड़ हो जाता है। ऐसे क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट से बनेगी, जितना ये लीजिएगा उतना ये जरूरत है उतना ही बनेगा। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, इसी को ध्यान में रख के अपना डेफिनेशन जो है वो ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में दिया। बोला 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड व्हेन रिएक्ट विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, दैट टोटल एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग दिस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब इसमें भी ट्विस्ट है, उनका कहना ये था कि न्यूट्रलाइजेशन में एक्चुअली बात करो तो 4 पेयर हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट वाटर। सब केस में सॉल्ट और वाटर बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, करेक्ट है ना, सॉल्ट वाटर। तीसरा हो सकता है वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट वाटर। और चौथा हो सकता है क्या क्या, वीक बेस, वीक एसिड, सही बोल रहा है, सॉल्ट एंड वाटर, कोई दिक्कत नहीं। तो देखा गया ये एक्सपेरिमेंट करके कि अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाया जाता है, फिर से बोल रहे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ मिलाया जाता है तो जो एनर्जी रिलीज है ना बार बार सेम आता है, और जो एनर्जी रिलीज है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो आता है 13.6 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट। हम बोले रिलीज, हम वर्ड बोले रिलीज। देखिए 2 प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, एक कंबशन और एक न्यूट्रलाइजेशन, यह हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन होगा तो याद रखना 13.6 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम इक्विवेलेंट रिलीज हो, रिलीज के लिए वो माइनस आ जाता है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अब थोड़ा खेल हो गया सर, बाकी में क्या है? बाकी में जो आप एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू देखेंगे ना, हम मॉड दे दिए कि आप माइनस से कंफ्यूज ना हो, या माइनस का मतलब केवल रिलीज था, ठीक है। ये जो आपका मैग्नीट्यूड आएगा ना वो 13.6 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट से कम आएगा। अब सर कम आएगा, ऐसा क्यों? कारण, कैन यू से दैट व्हाई इट इज कम? क्यों कम? क्या जी, बोलो बोलो, कम क्यों आ रहा है? ये वीक वाला चीज, वीक एसिड या वीक बेस खुद से नहीं टूटता। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जैसे पानी में डालेगा ना, सॉल्यूशन में डालेगा, खुद टूट जाएगा अपने से। H2SO4 अपने से H+ और सल्फेट में हो गया, NaOH अपने से N+ और OH- में टूट गया। लेकिन अगर आप उसकी जगह पे वीक एसिड डाल लेंगे, जैसे इथाइल अल्कोहल वीक एसिड है H2SO4 से भी, तो उसको डालिएगा खुद नहीं टूटेगा, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक। ऑर्गेनिक का कोई भी एसिड उठा लो खुद से नहीं टूटेगा, वो वीक एसिड के कैटेगरी में आता है।
Inorganic acids are strong acids. Organic acids are weak acid comparison to inorganic acid. समझ गए? तो weak acid अपने से नहीं टूटेगा. अच्छा, अगर ये अपने से नहीं टूटेगा तो तुमको तोड़ने के लिए एनर्जी देना होगा. ये एनर्जी कहां से आएगा? अब सुनो खेल. मान लो, देखना कितना अच्छा डाटा है. मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस मिलकर न्यूट्रलाइजेशन किया. इस केस में एनर्जी रिलीज हुआ केवल 10 किलो कैलोरी पर ग्राम. 10 किलो कैलोरी पर ग्राम होना तो चाहिए था 13.6. हुआ कितना? 10. 3.6 कहा गया. तोड़ने में खर्च हो गया. किसको? वीक बेस को. 1 ग्राम इक्विवेलेंट को तोड़ने में, वीक बेस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट तोड़ने में कितना खर्च किए हम लोग? 3.6. ठीक है. अब यहां पे लिए पता चला कि एनर्जी रिलीज है 9.2. 13.6 होना चाहिए था भाई. 9.2 हुआ, इसका मतलब 9.2 4.4. 4.4 का कमी. सही है. तो 4.4 कहां गया? इसको तोड़ने में खर्च हो. समझ में आ रहा? तो इस तरह पे अच्छे से अच्छा न्यूमेरिकल आपको मिलेगा. और खास तौर पे जब आप कंपटीशन लेवल में न्यूट्रलाइजेशन वाला क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन देगा. ठीक है. उस तरह का क्वेश्चन देगा तो आपको सब डाटा याद होगा. चलिए लिखिए थोड़ा, फिर सब लोग पहले लिखिए. लिखिए. When 1 gram equivalent of any acid, when 1 gram equivalent of any acid neutralize with 1 gram equivalent of base, 1 gram equivalent of base, then change in enthalpy during reaction, is called enthalpy of neutralization. Is called enthalpy of neutralization. Paragraph change. For calculation of enthalpy of neutralization, gram equivalent is used. First stop. This enthalpy of neutralization, सब ऐसे लिखना ना, del H suffix में neutralization लगा. समझ जाना किसका बना. del H suffix neutralization. This enthalpy of neutralization, del H neutralization, is always negative. Del H neutralization is always negative because it is exothermic process. Exothermic process. पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखते हैं. When 1 gram equivalent of acid, 1 gram equivalent of strong acid, when 1 gram equivalent of strong acid neutralized by 1 gram equivalent of strong base, neutralized by 1 gram equivalent of strong base, then 13.6 kilocalorie energy will release per gram equivalent neutralization. 13.6 kilocalorie energy will release per gram equivalent neutralization. But if
acid or base, but if acid or base is weak, comma, released energy is less than 13.6 kilocalorie per gram equivalent, is less than 13.6 kilocalorie per gram equivalent, because some amount of energy will be used to break weak acid or base, ठीक है। अब इसको नोट करो अच्छे से। देखो क्वेश्चन लिखे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पे लिखिए when 1 gram equivalent of H2SO4 and 1 gram equivalent of NH4OH is weak base, okay? NH4OH neutralize each other, then released energy is 12.6 kilocalorie per gram equivalent, 12.6 kilocalorie per gram equivalent, ठीक है। फर्स्ट का in second experiment when 1 gram equivalent of benzoic acid मतलब बेंजीन के साथ COH, ओके। बेंजोइक एसिड ये एक वीक एसिड react with 1 gram equivalent of NaOH, then 10.5 kilocalorie per gram equivalent energy will release, 10.5 kilocalorie per gram equivalent energy will release, ठीक है। then find amount of energy release when 1 gram equivalent of benzoic acid, amount of energy release when 1 gram equivalent of benzoic acid neutralized by 1 gram equivalent of benzoic acid neutralized by 1 gram equivalent of NH4OH, neutralized by 1 gram equivalent of NH4OH, neutralized by 1 gram equivalent of NH4OH। चलिए कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है क्योंकि ये ग्राम इक्विवेलेंट पे बेस्ट है, आपको बैलेंस करने का जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट लगाना, आंसर आ जाएगा। अगला एक और है डिफिनेशन टाइप। अच्छा ये वाला तो आंसर आ गया आप लोगों को, आपको पता चल गया कि फर्स्ट केस में वीक बेस है, इसको तोड़ने में 1 किलो कैलोरी एनर्जी खर्च हुआ। सेकंड केस में वीक एसिड है, इसको तोड़ने में कितना खर्च हो गया था? 3.1 किलो। तो 3 यहाँ पे 1 खर्च हुआ, यहाँ पे 3.1 खर्च हुआ, तो टोटल जो रिलीज एनर्जी होगा वो 13.6 माइनस 1 प्लस 3.1 सॉल्व कर लिए तो आया भाई आंसर, ठीक है। कितना रिलीज एनर्जी? नेगेटिव, ठीक। अगला एक एंथैल्पी है, बस एक छोटा सा डेफिनेशन जैसा है।
This is called enthalpy of atomization. कोई भी मॉलिक्यूल को तोड़ के कॉरस्पॉन्डिंग एटम में कन्वर्ट करना, जैसे H2 को तोड़ के हाइड्रोजन का 2 एटम, O2 को तोड़ के ऑक्सीजन का 2 एटम, एक मोल मॉलिक्यूल को तोड़ के कॉरस्पॉन्डिंग एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है या गेन होता है, या गेन होगा तोड़ना है बॉन्ड। आप लोग एकदम फंडामेंटल बात याद रखिए, बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होता है, बॉन्ड तोड़ना है एनर्जी गेन होता है। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल के एक मोल सब्सटेंस को अगर हम तोड़ के कॉरस्पॉन्डिंग एटम में बदलेंगे तो जो भी एंथैल्पी का चेंज होगा उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, लिखो डेफिनेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ध्यान से लिखना, when one mole molecule will be converted into corresponding atoms, when one mole molecule will be converted into corresponding atoms, then total enthalpy change is known as enthalpy of atomization. अच्छा, ये वाला नोट हो गया? उसको भी लिख लो। इसमें जो डेल एच आएगा, डेल एच ऑफ रिएक्शन वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। ध्यान से सुनिए, किसी बैलेंस रिएक्शन के लिए फॉर एनी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, अगले दिन इस पे न्यूमेरिकल होगा तो थोड़ा सा उसका बेसिक थ्योरी जो है वो समझ लीजिए। मान लीजिए हम लोग के पास एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, AA + BB एरो C + BD। ये हमारे केमिस्ट्री में जनरल तौर पे बैलेंस रिएक्शन को दिखाने का तरीका। अब इसमें कोई भी रिएक्शन आप सोच लीजिए, जैसे N2 + 3H2 एरो 2NH3, CH4 + 2O2 एरो CO2 + 2H2। समझ गए? कोई भी चीज बैलेंस, AA+, यहाँ A कोएफिशिएंट्स है, ये रिएक्टेंट है, ये इसका कोएफिशिएंट है, ये रिएक्टेंट है, सो अगर इस प्रोसेस में आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखना है, then it will be equals to summation of enthalpy of formation of product minus summation of enthalpy of formation of reactant। सर क्या लिखे सर, पता नहीं चल रहा। देखो एक्चुअली जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो तो लिख दिया गया, अब आपको समझाने के लिए हम इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। अगर आप इस रिएक्शन का एंथैल्पी लिखना चाहते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो आपको लिखना पड़ेगा C टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C प्रोडक्ट प्लस D टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B माइनस रिएक्टेंट में जाओ A टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A माइनस B टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। समझ में आया क्या लिखा हुआ था? प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट के एंथैल्पीज को जोड़ देंगे, उसमें से रिएक्टेंट के एंथैल्पीज का जो टोटल सम आएगा उसको माइनस कर देंगे। क्लियर हो रहा है क्या लिखा हुआ है? जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लो हमारे पास है C6H6
प्लस O2 एरो CO2 और प्लस H2। पहले इसको बैलेंस करो, कार्बन 6 है यहाँ 6 लगाओ, हाइड्रोजन 6 है यहाँ 3 लगाओ, फिर यहाँ बैलेंस करने के लिए देखो तो 15/2 आ रहा है। तो इस पूरे बैलेंस रिएक्शन में आखिर कितना एंथैल्पी चेंज हुआ? अगर आप इस पूरे रिएक्शन का एंथैल्पी लिखेंगे तो ये होगा 6 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O minus 1 times of enthalpy of formation of C6H6 benzene minus 15/2 times of enthalpy of formation of O2। समझ में आया क्या लिखे हैं? डाटा देखिएगा तो सबका enthalpy of formation दिया रहता है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कीजिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बस एक लाइन याद रखना, एक लाइन याद रखना, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है या फ्री स्टेट में है, दो वर्ड है स्टैंडर्ड स्टेट या फ्री स्टेट। सर क्या होता है स्टैंडर्ड स्टेट? जैसे कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड नहीं, कार्बन फ्लोरेंस नहीं, फ्लोरेंस ना होता उसका एक और फ्लोरेंस, सॉरी फ्लोरेंस, कार्बन का 3 आइसोटोप, एलोटॉप्स, कार्बन ग्रेफाइट है, डायमंड है और फ्लोरेंस है। ठीक है, तो ग्रेफाइट है उसका स्टैंडर्ड। अब आगे सुनो, ग्रेफाइट जैसा स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट हो या फिर फ्री स्टेट में एलिमेंट हो, फ्री स्टेट कहने का मतलब H2, O2, Cl2, F2 अकेले किसी के साथ कंबाइंड नहीं, उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है 0। मतलब यहां किसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है? O2। समझे? तो ये डाटा आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। अकेले कोई अगर फ्री स्टेट में है या स्टैंडर्ड स्टेट में, जैसे हम अकेले सोडियम लिखें तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0, अकेले आयरन लिखा हुआ है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0, लेकिन आयरन ऑक्साइड लिखा हुआ है तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होगा। जो डाटा रहेगा उसको यूज करेंगे या निकालेंगे। समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगले दिन यही से न्यूमेरिकल स्टार्ट। ठीक है, थोड़ा लिखो एक स्टेटमेंट, इसको नोट कर लो, एक स्टेटमेंट नीचे लिखो, जल्दी करो जल्दी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ऑनलाइन में, ले लिए? ठीक, चलिए आप लोग जगह छोड़ दीजिए, नीचे लिखिए स्टेटमेंट। फॉर एनी एलिमेंट which is in its standard state, or in free state, which is in its standard state or in free state, comma, its enthalpy of formation is 0. Its enthalpy of formation is 0. Such as कार्बन ब्रैकेट में लिखो ग्रेफाइट, कार्बन ब्रैकेट में ग्रेफाइट, कॉमा O2, F2, कॉमा Cl2, कॉमा सोडियम, केवल Na लिख देना, O2, Cl2, F2, कॉमा सोडियम Na, कॉमा N2, कॉमा H2, etc. have enthalpy of formation 0. Have enthalpy of formation 0. अच्छा, इन्हीं सब का डिस्कशन अगर आप स्टैंडर्ड स्टेट में करेंगे, स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड कंडीशन समझते हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये सब स्टैंडर्ड स्टेट अगर लेके चलोगे तो तुमको इन्हीं सब डाटा में नॉट लगा हुआ मिलेगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्टैंडर्ड के लिए वो नॉट लगा हुआ है, जैसे आप रेडॉक्स में सीखे थे। बात समझ गए? तो बस स्टैंडर्ड के लिए नॉट। चलो नोट करो, नेक्स्ट स्टेप।